हेलो स्टूडेंट्स, टेक्निक्स इन बायोटेक्नोलॉजी के आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस बच्चों हम लोग डेली लाइफ में यूज होता है। हम लोगों के क्या यूज होता है, बहुत सारे अप्लायंसेज हैं, बहुत सारी टेक्नोलॉजीज जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस पे बेस्ड होती हैं। ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं, जैसे कि हम लोग मोबाइल फोन का यूज करते हैं तो मोबाइल फोन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को यूटिलाइज करके सिग्नलिंग करते हैं। तो पहली चीज हो गई मोबाइल फोन। दूसरी चीज क्या हो गई, जैसे माइक्रोवेव का हम लोग किचन्स में यूज करते हैं तो माइक्रोवेव जो होता है, नाम से ही पता चल रहा है, माइक्रोवेव रेडिएशन का यूटिलाइजेशन करके फूड की कुकिंग में काम आता है। उसके बाद क्या हो गया, उसके बाद हम लोग रेडियो का यूज करते हैं। रेडियो भी रेडियो वेव्स पे बेस्ड होता है। टेलीविजन का ब्रॉडकास्ट होता है तो ये भी जो है सैटेलाइट के जरिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से ये होता है। तो ये सारे यूटिलाइजेशंस हैं या एप्लीकेशंस हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस पे बेस्ड कई इंस्ट्रूमेंट भी बने हुए हैं जो साइंटिफिक यूजेस में काम आते हैं, और बहुत सारी डायग्नोस्टिक टेक्निक्स भी बनी हुई हैं जैसे एमआरआई, सीटी स्कैन, ये सारी चीजें। तो इसीलिए हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को पढ़ना जरूरी है। तो आइए डिस्कस करते हैं क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो देखिए बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एक एनर्जी है, एक तरीके की एनर्जी होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, और इसमें इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक दोनों ही गुण होते हैं या दोनों ही कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। उसके बाद क्या होता है कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स होती हैं इसमें, जो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑसिलेट जो इस डायरेक्शन में करती है उसके परपेंडिकुलर होती हैं। मतलब कि वेव जिस डायरेक्शन में चलती है उसके परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड होती हैं यहाँ पे। ये इसका एक कैरेक्टरिस्टिक होता है। देखिए यहाँ पे दिखाया गया है इस डायग्राम में, ये डायरेक्शन है किसी वेव के जाने की या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के ट्रेवल करने की। अगर ये कोई डायरेक्शन है तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड E और एक मैग्नेटिक फील्ड B इसके परपेंडिकुलर होते हैं। यहाँ पे देखिए ये वेवलेंथ बताया हुआ है। वेवलेंथ क्या होती है, दो पीक के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसे हम वेवलेंथ कहते हैं। और एम्पलीट्यूड क्या होता है, मीन पोजीशन। मान लीजिए ये एक मीन पोजीशन है, यहाँ से मैक्सिमम जितना डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, मैक्सिमम देखिए यहाँ से वेव कितना गई, यहाँ तक गई, तो उस डिस्टेंस को हम कहते हैं एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम मीन पोजीशन। और वेवलेंथ क्या होता है, दो पीक के बीच की का जो डिस्टेंस होता है उसे हम वेवलेंथ कहते हैं, या वेवलेंथ को हम लैम्डा से भी रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे। तो आइए अब देखते हैं क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है, रेंज होती है जो वेवलेंथ का एक रिप्रेजेंटेशन होता है। वेवलेंथ के फॉर्म में चाहे हम रिप्रेजेंट करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को, चाहे हम फ्रीक्वेंसी के तौर पे रिप्रेजेंट करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को, तो जो रेंजेस को हम रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम शॉर्ट वेवलेंथ से लेके लॉन्ग वेवलेंथ तक भी हम लिख सकते हैं, और या तो हम इसको फ्रीक्वेंसी के तौर पे भी लिख सकते हैं। तो सबसे शॉर्ट वेवलेंथ जो होती है वो होती है गामा रेस की, और लॉन्ग वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है रेडियो वेव्स की। ये तीन भाग में मेनली क्लासिफाइड होता है जो हमारे यूज का है। वो है विजिबल रेंज, दूसरा है अल्ट्रावायलेट रीजन, तीसरा है इंफ्रारेड रीजन। इसका हमसे कभी कभी रीजन पूछा जाता है कि इसकी कितनी रेंज होती है। तो अल्ट्रावायलेट रीजन जो होता है वो 200 से 400 नैनोमीटर्स तक हो सकता है। विजिबल रीजन 400 से 700 नैनोमीटर्स तक हो सकता है, और इंफ्रारेड रीजन जो है वो 700 से 2000 नैनोमीटर्स तक हो सकता है। ये हमें याद रखना होगा। उसके बाद देखिए क्या होता है कि ये स्पेक्ट्रम है, यहाँ पे ये वेवलेंथ के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया है। तो यहाँ पे क्या है, गामा रेस की वेवलेंथ जो हम देख रहे हैं वो सबसे कम है। ये सबसे कम से शुरू होके असेंडिंग ऑर्डर में है, मतलब बढ़ती हुए क्रम में है। यहाँ गामा रेस का वेवलेंथ क्या हुआ, सबसे कम हुआ। उससे ज्यादा क्या किसका हुआ, वेवलेंथ एक्स रेस का हुआ। उससे ज्यादा विजिबल और यूवी रेस का वेवलेंथ हुआ, फिर इंफ्रारेड का हुआ, फिर माइक्रोवेव का हुआ, और फिर रेडियो वेव्स का हुआ। अब ये जो प्लॉट यहाँ पे दिया हुआ है, ये जो फिगर यहाँ पे दिया हुआ है, ये 3-4 तरीके से हम इसको देख सकते हैं। वो क्या है, ये हायर वेव नंबर से लेके लोअर वेव नंबर की तरफ दिया हुआ है। मतलब सबसे हायर वेव नंबर किसका होगा, गामा रेस का होगा, और सबसे लोअर वेव नंबर किसका होगा, रेडियो वेव का होगा। दूसरी चीज, फ्रीक्वेंसी के क्रम में अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी से लेके
सबसे कम फ्रीक्वेंसी तक में ये दिया हुआ है। तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी होगी, वो होगी गामा रेस की, और सबसे कम फ्रीक्वेंसी किसकी होगी, वो होगी रेडियो वेव्स की। उसके बाद एनर्जी के फॉर्म में अगर हम देखें तो सबसे हायर एनर्जी किसकी होगी, गामा रेस की, और सबसे लोअर एनर्जी किसकी होगी, रेडियो वेव्स की। और वेवलेंथ के फॉर्म में तो पहले ही बता चुके हैं कि ये गामा रेस की वेवलेंथ सबसे कम है और सबसे ज्यादा वेवलेंथ यहाँ पे रेडियो वेव्स की है। इसीलिए रेडियो वेव्स का यूज हम लोग कम्युनिकेशन पर्पस के लिए भी करते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक बात कही गई है कि एनर्जी एसोसिएटेड विथ ए गिवन सेगमेंट ऑफ ए स्पेक्ट्रम इज रिलेटेड टू इट्स फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। मतलब जो भी एनर्जी एसोसिएट होती है, मतलब कि एनर्जी का क्या संबंध होता है फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ से, तो इन्होंने ये बताया हुआ है कि एनर्जी, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ किसी भी एक पर्टिकुलर टाइप के अगर हम रेडिएशंस को कंसीडर करें तो इन तीनों में एक रिलेशनशिप होता है, ये तीनों आपस में संबंधित होती हैं। तो एनर्जी, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में संबंध क्या होता है, उसको आगे पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले डिस्कस करना पड़ेगा कि वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, ये सारे टर्म्स होते क्या हैं। देखिए ये एक वेव बनी हुई है, ये वेव ऑसिलेट कर रही है किसी डायरेक्शन में। तो इसमें हम देखते हैं कि क्या होता है फ्रीक्वेंसी और क्या होता है वेवलेंथ, क्या होता है ऑसिलेशन। देखिए ये यहाँ से ये मीन पोजीशन है, यहाँ से लेके यहाँ तक जब ये वेव गई तो ये क्या हुआ, एक साइकिल इसने पूरी कर ली। तो एक साइकिल जो होती है जिसे हम कहते हैं एक ऑसिलेशन, तो ये क्या हो गया, ये वन ऑसिलेशन। तो एक साइकिल किसी मीन पोजीशन से जब कोई वेव ट्रेवल करती है तो उसे हम कहते हैं ऑसिलेशन। दूसरी चीज क्या हो गई, लैम्डा। लैम्डा यानी कि वेवलेंथ। तो वेवलेंथ क्या होता है, वेवलेंथ वो डिस्टेंस होता है जो दो पीक्स के बीच में होता है। जैसे ये दो वेव हैं, जैसे ये वेव है, वेव के दो पीक्स हैं, तो इन दोनों पीक्स के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम कहेंगे वेवलेंथ। उसके बाद आते हैं एम्पलीट्यूड पे। एम्पलीट्यूड क्या होता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाइब्रेटिंग पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजीशन। मान लीजिए ये कोई मीन पोजीशन है, यहाँ से कितना डिस्प्लेस हुआ, ये मैक्सिमम यहाँ तक गया है। देखिए या तो ये यहाँ तक गया है मैक्सिमम, तो इसका एम्पलीट्यूड या तो ये हो सकता है, इतना हो सकता है, और या तो इतना हो सकता है। क्योंकि मीन पोजीशन से जो सबसे ज्यादा जो ट्रेवल किया है वेव, या जो सबसे ज्यादा डिस्प्लेसमेंट हुआ है किसी पार्टिकल को, मान लीजिए कोई पार्टिकल के फॉर्म में वेव चल रही है, तो ये इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ है मीन पोजीशन से, तो इसे हम एम्पलीट्यूड भी कह सकते हैं। अब आते हैं फ्रीक्वेंसी पे। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस दैट पास ए फिक्स्ड पोजीशन या ए फिक्स्ड पॉइंट पर सेकेंड। मान लीजिए एक सेकेंड में, यहाँ पे हम एक पॉइंट मान लेते हैं, तो कितने ऑसिलेशंस, मतलब कितनी बार ये मूव किया, यहाँ से कोई रेडिएशन कितनी बार यहाँ से पास हुआ, कि ये वेव कितनी बार पास हुआ, इस चीज को हम कहेंगे फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को हिंदी में हम बारंबारता भी कहते हैं। मतलब एक तरीके से हम समझ सकते हैं रेपिटेशंस, कितनी बार एक पॉइंट से कोई भी ऑसिलेशन पास हुआ एक सेकंड में। और इसको हम हर्ट्ज में भी मेजर करते हैं। इसकी जो यूनिट होती है वो होती है हर्ट्ज। एक हर्ट्ज मतलब एक साइकिल पर सेकेंड। फ्रीक्वेंसी को हम न्यू एक सिंबल होता है, इस सिंबल से भी डिनोट करते हैं। तो आइए अब देखते हैं वेवलेंथ, एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के बीच में क्या रिलेशनशिप होती है। तो देखिए वेवलेंथ को हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। वेवलेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी की, मतलब जहां पे वेवलेंथ ज्यादा होगी वहां पे फ्रीक्वेंसी कम होगी। जितनी ज्यादा वेवलेंथ उतनी ही कम फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे देखिए क्या है, न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, यानी कि वेवलेंथ, मतलब फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, ये यहाँ पे बताया गया है। अब हमने प्रोपोर्शनलिटी का साइन जब हटाया तो उसके लिए हमें कांस्टेंट रखना होगा। तो यहाँ पे हमने c एक कांस्टेंट रखा, और बाई लैम्डा, तो c बाई लैम्डा हो गया। यहाँ पे c क्या है, ये कांस्टेंट है। इस कांस्टेंट का क्या मतलब क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट। तो यहाँ पे हमने जब प्रोपोर्शनलिटी के साइन को रिप्लेस किया तो स्पीड ऑफ लाइट एक कांस्टेंट यहाँ पे ऐड हो गया। उसके बाद ये पहली बात हो गई। अब दूसरी बात क्या है कि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। दूसरी चीज अब यहाँ पे हमने ये देखी, एनर्जी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, फ्रीक्वेंसी के। तो जब हमने ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया तो यहाँ पे क्या हो गया, h।
यहाँ पे h नाम का एक कांस्टेंट ऐड हुआ है। h क्या होता है? h को हम प्लैंक्स कांस्टेंट भी कहते हैं। प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू होती है 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल्स सेकेंड। अब देखिए पहली इक्वेशन में जो फ्रीक्वेंसी यानी कि न्यू की वैल्यू थी वो क्या थी? c बाई लैम्डा थी। तो यहाँ पे E इज इक्वल टू एच न्यू को हमने E इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा इस फॉर्म में लिख दिया। तो एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। ये रिलेशनशिप और ये इक्वेशन हमें याद रखनी पड़ेगी यहाँ पे। अब देखिए वेव नंबर क्या होता है, ये एक नया टर्म है। वेव नंबर रेसिप्रोकल, अगर हम वेवलेंथ को रेसिप्रोकल कर देंगे तो उसे हम वेव नंबर भी कह सकते हैं। इसको हम डिनोट करते हैं न्यू और ऊपर इस तरीके से डैश लगा देते हैं। तो वेव नंबर क्या होता है? 1/λ। देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की एक और प्रॉपर्टी होती है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कुछ इफेक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं जब वो इंटरेक्ट करते हैं मैटर के साथ। तो ये क्या चीजें हो सकती हैं? जैसे कि यूवी लाइट अगर किसी मैटर से इंटरेक्ट करती है तो वो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन करती है। दूसरी चीज इंफ्रारेड अगर किसी मैटर से इंटरेक्ट करेगी तो क्या कर सकती है? मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस कर सकती है। माइक्रोवेव क्या करेगी? मॉलिक्यूलर रोटेशन कर देगी। रेडियो फ्रीक्वेंसीज क्या कर सकती हैं? वो न्यूक्लियर स्पिन कर सकती हैं या इलेक्ट्रॉनिक स्पिन कर सकती हैं। तो ये जो इफेक्ट्स हैं रेडिएशन के, इनका हम यूज करते हैं कुछ इंस्ट्रूमेंट्स की डिजाइनिंग करने के लिए और साइंटिफिक और रियल लाइफ की कुछ हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा करने के लिए हम यूज करते हैं। तो आगे चल के हम स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रोस्कोपी इन्हीं सारे इफेक्ट से रिलेटेड है। तो आगे हम स्पेक्ट्रोस्कोपी में ये सारी चीजें क्या होती हैं इसको हम डिस्कस करेंगे और एक एक प्रॉपर्टीज इसी तरीके की आएगी तो हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे। थैंक यू स्टूडेंट। कोई अगर आपको डाउट रह गया हो तो उसे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।